Hello dear students. So welcome to our lecture number 2 of thermodynamics. तो बेसिकली हमारे पास में जो थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने जनरल टर्म्स हमने समझे थे, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक्स में जो जो जनरली हम यूज़ करते हैं, आज अपने पढ़ने जा रहे हैं स्टेट वेरिएबल्स। तो राइट डाउन द हेडिंग स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज़ें होती है स्टेट वेरिएबल्स। तो बेसिकली हमने पिछली क्लास में एक सिस्टम डिफाइन किया था। सिस्टम इज समथिंग दैट इज अंडर ऑब्जर्वेशन। और ये जो सिस्टम होता है हमारे पास में, इट इज नेम्ड एज डायनेमिक। डायनेमिक सिस्टम। डायनेमिक सिस्टम से हमारा मतलब ये होता है कि जो सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है, ये सिस्टम की जो वेरिएबल जो मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, वो लगातार चेंज हो सकती है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम। सो सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स विल ऑलवेज बी इन डायनेमिक। इट विल बी ए डायनेमिक सिस्टम बिकॉज उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी के चेंजेस होते रहते हैं बेटा। और अगर मैं यूनिवर्स की बात करता हूँ तो वो आइसोलेटेड सिस्टम हमने पढ़ा था, और आइसोलेटेड सिस्टम में हमने बोला था एनर्जी कंजर्व रहता है। तो अगर कोई डायनेमिक सिस्टम है तो हमें उस सिस्टम को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स चाहिए, कुछ ऐसे वैल्यूज चाहिए जिससे हम उस सिस्टम की एक फिजिकल स्टेट को डिफाइन कर सकें। तो उस फिजिकल स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स चाहिए होते हैं। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एन, वी, टी, यू एंड कंसंट्रेशन। तो डायनेमिक सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे अगर कोई गैस प्रेजेंट है इस सिस्टम, तो उस सिस्टम के हमें गैसियस मोल्स चाहिए। भैया कितने मोल गैस हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मेरे पास में इस कंटेनर का, ठीक है ना, क्लोज कंटेनर, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम भी चाहिए मुझे, और ये गैस किस प्रेशर पे प्रेजेंट है, और ये गैस किस टेम्परेचर पे प्रेजेंट है। तो ये सब वैल्यूज आप मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज हैं, ये सब मेजर कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक चीज़ें अपने मेजर नहीं करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, वी ओनली डील विद द मैक्रोस्कोपिक वैल्यूज। तो मोल्स, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, या फिर एन बाई वी का जो रेशियो होता है दैट इज योर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। एन बाई वी का जो रेशियो होता है दैट इज योर कंसंट्रेशन। तो एन अपॉन वी भी आप डिफाइन कर सकते हैं, एन बाई वी इज योर कंसंट्रेशन ना। और क्या चीज़ें हम इसके अंदर सिस्टम के अंदर देख पाएंगे, मैं आगे और इसमें ऐड करूंगा बेटा। पर अभी के लिए आप ये बोले कि गैस जो होगी क्या हम उसके लिए एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो एनर्जी, अगर ये आइडियल गैस है तो क्या हम इसकी एनर्जी बता सकते हैं। तो एनर्जी भी एक टाइप ऑफ, ठीक है ना, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल होता है दैट कैन नॉट बी मेजर्ड एग्जैक्टली फॉर एवरी सब्सटेंस। कि सब्सटेंस में प्रेजेंट, कोई सब्सटेंस आपके सामने प्रेजेंट है और आप उसको देख के ये बता पा रहे हो कि उसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो ऐसा बता पाना मुश्किल होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं बता पाते हम। तो हमारे पास में क्या होता है कि एनर्जी, हम मानते हैं कि एनर्जी इज अ स्टेट वेरिएबल, बट वी कांट कैलकुलेट दैट थिंग, ओके, हम उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो एनर्जी को हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, और इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारे पास में उसका सिंबल होता है यू, ठीक है। और अगर ये सिस्टम मूव कर रहा है, मान लीजिए अगर ये सिस्टम मूव कर रहा है, ये गैसीय सिस्टम मूव कर रहा है, तो इसके पास में, सिस्टम के खुद के पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी विल बी नोन एज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी कि ये गैसीय सिस्टम अगर मूव कर रहा है तो इसकी इंटरनल एनर्जी के अलावा भी इसके पास में कुछ एनर्जी होगी, दैट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो हमारे पास में ये है। और अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास में कोई डायनेमिक सिस्टम है, मान लीजिए मेरे पास में कोई डायनेमिक सिस्टम है, तो इस डायनेमिक सिस्टम के अंदर हमारे पास में मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो ये केमिकल रिएक्शन जो होती है किस टेम्परेचर पे हो रही है ये निकालना हमें, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट होता है। किस प्रेशर पे हो रही है, आगे चल के हम किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पे जब हम बात करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन होगी या नहीं होगी उस टेम्परेचर पे, तो ये सब चीज़ें, फिजिबिलिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन बताना, ये भी हमें थर्मोडायनेमिक्स में ही आता है। सीखते हैं हम इस चीज़ को, गिब्स फ्री एनर्जी हम सीखेंगे, जिससे हम ये बता पाएंगे केमिकल रिएक्शन इस टेम्परेचर प्रेशर पे हो पाएगी, और हो पाएगी तो मतलब क्या मिनिमम टेम्परेचर हो सकता है या क्या मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है जिस पे ये होने वाला है प्रोसेस। अच्छा,
यहाँ पे हमें स्टेट डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एंड स्टेट्स भी डिफाइन करी जाती है। रिएक्शन जो रिएक्शन हो रहा होता है उसके अंदर रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी स्टेट भी हमें डिफाइन करनी पड़ती है। तो ये सब हमें जो स्टेट्स हैं, फिजिकल स्टेट्स, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो स्टेट्स जो फिजिकल स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड है या फिर गैस है, तो ये भी हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट की हमें डिफाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं, इनको आप स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं और इनको आप स्टेट पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। पास में देखिए स्टेट फंक्शंस, स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं, देखो स्टेट फंक्शंस वो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है ना, सिस्टम की, जो केवल फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करें। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे अभी जो आप लेक्चर देख रहे हैं, किसी फिजिकल स्टेट में आप देख रहे हैं, ठीक है ना, किसी स्टेट पे हुआ, ठीक है ना, आपके जो टेम्परामेंट है वो अभी इसी मोमेंट पे आपका जो टेम्परामेंट है वही मैं, ठीक है ना, कहना चाहता हूँ कि वही आपके पास में क्या है, एक स्टेट फंक्शन। मुझे इससे मतलब नहीं है कि इससे पहले आपने कहाँ पे जाके आए हैं या फिर क्या आप, ठीक है ना, कर रहे थे, उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है। मुझे बस करंट स्टेट से मतलब होता है। जो भी प्रॉपर्टीज करंट स्टेट पर डिपेंडेंट होती है उन्हें हम स्टेट फंक्शंस कह सकते हैं। तो ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज विच ओनली एंड ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ठीक है ना, दोज measurable properties which only depends on initial and final states of a system। यानी कि जब सिस्टम किसी स्टेट वन से निकलकर सिस्टम किसी स्टेट टू पे जा रहा है, सिस्टम किसी स्टेट वन से निकलकर स्टेट टू पर जा रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास में जो भी प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, वो अलग माना जा रहा है। ये किसी फिजिकल स्टेट, वो कोई स्टेट वन है हमारे पास में, और इस सिस्टम पे हमने कुछ, ठीक है ना, चेंजेस लिए या चेंजेस करे। मान लीजिए हमने यहाँ पे प्रेशर P2 हो गया है, वॉल्यूम V2 हो गया है, टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया है, तो ये मेरे पास में स्टेट वन और ये स्टेट टू। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होगी सिस्टम की जो केवल स्टेट पर डिपेंड करेगी और इस बात पे नहीं डिपेंड करेगी कि ये किस तरीके से हमने ये स्टेट टू अचीव किया है। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस, मतलब कौन सा प्रोसेस हमने यूज किया इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाने के लिए, इस बात पे नहीं डिपेंड कर रही, पाथ पे नहीं डिपेंड कर रही है, पर इस बात पे डिपेंड कर रही है कि इनकी फाइनल सिचुएशन या स्टेट क्या है। तो हमारे पास में जो स्टेट वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे मान लो प्रेशर में चेंज अगर मेरे को देखना है, ठीक है ना, तो प्रेशर इज ए स्टेट फंक्शन। अगर मैं देखूं यहाँ पे कि मेरे पास में कितना प्रेशर में चेंज आया, डेल्टा पी लगा दूंगा मैं, और डेल्टा पी का मतलब P2 माइनस क्या हो जाएगा, P1। ये हमेशा मेरे पास में फाइनल स्टेट का प्रेशर लेना होगा और इनिशियल स्टेट का प्रेशर लेना होगा, मुझे चेंज इन प्रेशर निकालना है। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे हमने अचीव किया है, P2 V2 T2 कैसे अचीव किया, किसी भी n नंबर ऑफ स्टेप से कर रहे हो आप अचीव, मुझे उससे मतलब नहीं है कौन से n स्टेप्स थे, मुझे बस फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट से मतलब है। इसी तरह मेरे पास में वॉल्यूम जो होगा, चेंज इन वॉल्यूम को लिखूंगा मैं डेल्टा वी, ये भी मेरे पास में फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम करूंगा तो चेंज आ जाएगा मेरे पास में, डेल्टा टी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास में क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन होता है। तो उस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि अभी प्रेजेंट में, मतलब ये कैसे हमने अचीव किया उस बात पर डिपेंड नहीं करता। तो ये जो सारे के सारे हैं, ये सारे के सारे आपके पास में स्टेट फंक्शंस हैं, ओनली डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट। फिर हमारे पास में कुछ ऐसा एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, कौन से स्टेट फंक्शंस हैं कौन से नहीं।
तो जैसे हमारे पास में है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रहा हूँ जो कि आपको बताना है कि ये स्टेट फंक्शन है या नहीं। क्यू जो होता है ये हमारे पास में होता है सिंबल फॉर हीट, हीट गिवन टू द सिस्टम। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ये लिखनी है। वर्क डन, ठीक है ना। तो हीट और वर्क दोनों ही क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं, पाथ फंक्शंस होते हैं। किस तरीके से हमने हीट दिया है उस पे भी डिपेंडेंट होता है हीट का अमाउंट, और वर्क किस तरीके से हमने वो प्रोसेस किया है। तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं ये आपको ध्यान रखना है, पाथ फंक्शन है। मतलब ये केवल फाइनल इनिशियल स्टेट पर नहीं डिपेंडेंट है। पाथ फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं, किस तरीके से किया गया है स्टेट 1 और स्टेट 2 को चेंज। तो इसमें लिखे हैं दोज फंक्शंस which depends upon initial and final state as well as it also depend on the path of the process। आपने किस तरीके से प्रोसेस किया। जैसे कि मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, हीट जो होता है हमारे पास में, हीट दो तरीके से हम देते हैं, दो प्रोसेस में अलग अलग अमाउंट ऑफ हीट देते हैं। एक मैं आपको सिखाऊंगा हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसे हम इन शॉर्ट क्यू वी लिख देते हैं। और दूसरा जो है मेरे पास में हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर। दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों अलग अलग प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को अपने आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, डेल्टा वी क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट प्रेशर मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दो मैंने अपनों को यहाँ पे बता दिए। अच्छा, वर्क डन मैं आपको बताऊंगा। तो वर्क डन हमारे पास में क्या होता है बेटा, वर्क डन अगर आप कर रहे हो, अगर आप कोई आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हो तो उसका वर्क अलग आएगा। अगर आप साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हो उसका वर्क अलग आएगा। अगर आप कोई एडियाबेटिक प्रोसेस कर रहे हो तो उसका वर्क क्या आएगा, अलग आएगा। तो वर्क भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। हीट भी क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। ठीक है, वर्क और हीट का जो सम होता है क्या वो पाथ फंक्शन होगा, वर्क और हीट का जो सम होगा क्या वो पाथ फंक्शन होगा। तो हम थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम यहाँ पे एंटर करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो हीट और वर्क की बात करता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो वो हीट प्लस वर्क की बात करता है बेटा। तो हमारे पास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखे, क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। हमारे पास में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है ना, ये हमारे पास में ये समझाता है हमें कि जो आपके पास में जो हीट और वर्क जो आप कर रहे हैं किसी सिस्टम पे, वो दोनों की दोनों क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी की फॉर्म है। मान लीजिए हमारे पास में प्रेजेंट में एक सिस्टम प्रेजेंट है, जैसे कि ये इसकी इंटरनल एनर्जी मैं डिफाइन कर रहा हूँ U1, इसकी इंटरनल एनर्जी है U1। ये सिस्टम रेस्ट पे है और हम इस सिस्टम को दे रहे हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ वर्क।
तो क्या होगा जब मैं इसको एनर्जी दे रहा हूँ तो मेरे पास में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बढ़ेगा। मान लीजिए क्लोज वेसल हमारे पास, तो क्लोज वेसल है तो इसमें क्या होगा, इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो गया U2। और हमें ये पता है कि एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी इज कंजर्व्ड इन एनी प्रोसेस। एनर्जी का चेंज हो सकता है पर एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये याद रखना। तो एनर्जी इज कंजर्व्ड मीन्स कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब हीट और वर्क जो एनर्जी की फॉर्म है वो अपने इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट कर दी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरे पास में जो U2 जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो बराबर होगी बेटा U1 प्लस Q प्लस W, और U2 माइनस U1 जो होगा वो हो जाएगा Q प्लस W, और U2 माइनस U1 जो है उसे हम बोलते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी में चेंज, जो कि जैसा कि मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको बोलता कि ये स्टेट फंक्शन होता है इंटरनल एनर्जी। तो Q प्लस W का जो सम है वो आ रहा है हमारे पास में इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर। और इंटरनल एनर्जी खुद क्या होता है बताओ, ये एक स्टेट फंक्शन है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि पाथ फंक्शंस का जो सम है वो स्टेट फंक्शन आ सकता है। यहाँ पे फर्स्ट लॉ में प्रूव हो रहा है, तो इसको अपने बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLOT इसको अपने शॉर्ट में बोलते हैं। Q और W की कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, डेल्टा U की कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा। मैं सारी कैलकुलेशन आपको बताऊंगा एक एक करके, ठीक है ना। पहले आप ये चीज़ें समझते जाएं कि क्या Q प्लस W का जो सम है वो डेल्टा U के बराबर आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में Q प्लस W का जो सम है क्या वो डेल्टा U के बराबर आएगा, तो यस वो डेल्टा U के बराबर आएगा। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करनी है, तो साइन कन्वेंशन क्या होता है बेटा, जैसे मान लो कोई सिस्टम है, तो अगर आपने सिस्टम को हीट दिया, हीट गिवन टू द सिस्टम, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला कि हीट गिवन टू द सिस्टम x किलो जूल है, तो हीट गिवन को आपको लेना पॉजिटिव साइन से क्योंकि इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा तो इसलिए पॉजिटिव लेंगे। हीट गिवन टू द सिस्टम एंड हीट गिवन बाय द सिस्टम और टू द सिस्टम, दोनों में थोड़ा सा इंग्लिश का भी फर्क है पूरा। और अगर तुम देखोगे तो इंग्लिश इज ए वेरी फनी लैंग्वेज है ना। हीट गिवन बाय द सिस्टम का मतलब क्या है भाई, बाय द सिस्टम मतलब ये है कि आपने हीट रिलीज किया है बेटा, एटमॉस्फेयर में गर्मी गर्मी कर दी है, मतलब सराउंडिंग में गर्मी कर दी है, यानी हीट जो गिवन बाय द सिस्टम होता है उसका साइन लेते हैं नेगेटिव। एनर्जी अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको लेंगे नेगेटिव, और एनर्जी अगर सिस्टम के अंदर जा रही है तो उसको लेंगे पॉजिटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम मतलब सिस्टम को एनर्जी दी है आपने, और हीट गिवन बाय द सिस्टम मतलब एनर्जी से सिस्टम ली है आपने। तो इसका मतलब एनर्जी जो दे रहा है बाहर, तो उसका मतलब बाहर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, इसका मतलब नेगेटिव साइन से लीजिए आप इसको। कभी कभी क्या होता है सिस्टम पे वर्क किया जाता है, वर्क कैसे कर सकते हैं अपने, मान लो आपने ये जो बाउंड्री थी, ये बाउंड्री को पिचका के आपने यहाँ पे इसको कम कर दिया, इसको मतलब पिचका के मतलब कि स्क्वीज करना, तो स्क्वीज करके आपने इसकी बाउंड्री को कम कर दिया, तो आपने वर्क ऑन द सिस्टम किया है, ठीक है। आप ऊपर बैठ के मान लो, तो वर्क डन अगर बोलता है वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क हुआ है, और भाई वर्क तभी होता है थर्मोडायनेमिक्स में जब बाउंड्री क्या होगी, मूव होगी। तो यहाँ पे अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी कि आपने इसकी बाउंड्री को इस तरह से मूव किया, मतलब आपने वॉल्यूम जो चेंज है डेल्टा वी जो है वो क्या है, नेगेटिव लिया है। डेल्टा वी का मतलब क्या है, V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम अगर कम होगा इनिशियल से तो V2 माइनस V1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी बेटा, और वर्क डन ऑन द सिस्टम हो जाएगा पॉजिटिव। और कभी आपको लिखता है वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसकी वैल्यू को हमें क्या लेना है बेटा, उसकी वैल्यू को हमें लेना है बेटा नेगेटिव, ठीक है। ये तो बेसिक बता रहा हूँ अभी आपको, इनकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो अभी आगे चल के आएगा, पर अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ। अगर आपने ये बेसिक समझ लिया अच्छे से तो आपका कोई भी क्वेश्चन साइन के कारण का गलत नहीं होगा एटलीस्ट, मतलब साइन के कारण आप बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, केवल साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ जाए, आप साइन से कभी गड़बड़ी नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं।
तो हमारे पास में एक प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब ये है कि थ्रू आउट द प्रोसेस द चेंज इन टेम्परेचर शुड बी इक्वल्स टू जीरो। थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वो आइसोथर्मल है। भाई आइसोथर्मल का मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो आपने एक साइक्लिक प्रोसेस कर लिया, मान लो ये ए स्टेट था, यहाँ पे हमारे पास मान लो ये टी और मान लो ये पी का अपने पास में डायग्राम है, और ये ए स्टेट से मान लो आपने यहाँ पे गए, तो ए बी जो प्रोसेस है केवल वो आइसोथर्मल है बेटा। पर ए बी से अगर मान लो आपने सी पे आ गए, बी से मान लो आप सी पे आ गए, ठीक है ना, थोड़ा सा इसको मैं सही कर देता हूँ। बी से मान लो आप आए, स्ट्रेट हो जा यार, ये तो ना, मान लो बी से आप सी पे आ गए, ये पासिंग थ्रू ओरिजिन है ये लाइन, तो पी और टी क्या हो गया, कांस्टेंट, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, मतलब ये वॉल्यूम कांस्टेंट वाला प्रोसेस। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, पर हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा हो भी रहा है, दिख रहा है आपको। और सी से मान लो आप कहाँ पे आ गए बेटा, ए पे वापस आ गए, आप घर को लौट चले, ए पे वापस आ गए। तो इस पूरे प्रोसेस को, ए बी सी प्रोसेस को अपने बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज इक्वल। साइक्लिक प्रोसेस मतलब घूम के वापस से वहीं पे आ गए। तो इसमें भी टी ए और टी बी यानी कि फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट जो है सेम ही है आपके पास में, तो टेम्परेचर भी सेम ही है। इसमें डेल्टा टी जीरो आ रहा है, पर डेल्टा टी जीरो का मतलब ये भी है कि यहाँ पे डेल्टा टी इक्वल टू जीरो जो है वो हर एक स्टेप में होना चाहिए। ओवरऑल प्रोसेस की बात नहीं कर रहा, मतलब आपको हर एक स्टेप आइसोथर्मल। तो इसका मतलब तो ए बी जो है हमारे पास में, वो ए बी प्रोसेस जो है वो क्या है बेटा, आइसोथर्मल है केवल। ए बी प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल है केवल। और ए बी सी मान लो अपने साइक्लिक प्रोसेस पे गए, ठीक है ना, एक साइक्लिक प्रोसेस पे गए। कैसा साइक्लिक प्रोसेस है, ए से गए बी, बी से गए सी, सी से गए ए। तो इस प्रोसेस में हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो चेंज होते होते पर फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो गया, तो डेल्टा टी इज अगेन जीरो। पर ये जो प्रोसेस है ए से बी, बी से सी, सी से ए, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको अदर प्रोसेस बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस में सारे जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, क्योंकि स्टेट इनिशियल फाइनल स्टेट सेम हो जाती है, तो हमारे पास में इसमें लिखना इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज सेम, सो सारे स्टेट फंक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज जीरो हो जाएंगे। तो इनिशियल स्टेट इज इक्वल्स टू हो जाता है फाइनल स्टेट इन द साइक्लिक प्रोसेस। मेरे ख्याल से ये समझ गया होगा, बत्ती से चमक गई होगी, मतलब है ना, बत्ती जलनी चाहिए दिमाग में कि इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर आ रही है हमारे पास में, ठीक है ना। और इनिशियल फाइनल स्टेट जब बराबर होती है तो चेंज इन एनी स्टेट वेरिएबल जो होगा वो हमेशा ही ज़ीरो होगा, यानी कि डेल्टा टी भी ज़ीरो होगा, यानी कि डेल्टा पी भी ज़ीरो होगा, यानी कि डेल्टा वी भी ज़ीरो होगा, यानी कि डेल्टा यू भी ज़ीरो होगा। बोलो आ रही है कि नहीं आ रही समझ। तो स्टेट फंक्शंस सारे जीरो हो जाएंगे क्योंकि इनिशियल फाइनल स्टेट क्या हो गई है, सेम हो गई बेटा। पर क्या हम इसको आइसोथर्मल बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को नहीं बोल सकते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस अलग प्रोसेस होता है। तो दुनिया बहुत ही, ठीक है ना, सिंपल है, अपनों को बस समझना है उस चीज़ को, ठीक है ना, कि फिर वो सिंपल बनती जाएगी हमारे लिए। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रोसेस है वो मेरे पास में है बेटा एडियाबेटिक प्रोसेस। ओडिया नहीं, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत ही सिंपल है हमारे पास में, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो रही हो। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था एडियाबेटिक बाउंड्री, तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो रही हो, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू जीरो। हीट एक्सचेंज शुड बी इक्वल टू जीरो बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। हीट का सिंबल क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स में, क्यू होता है, क्यू शुड बी इक्वल टू जीरो। अच्छा वर्क हो सकता है,
वर्क हो सकता है, ठीक है। अच्छा, डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे आ जाते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू, वेर क्यू इज टेंडिंग टू जीरो, क्यू तो जीरो हो गया, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू आ जाता है डब्ल्यू। तो हमारे पास में ये रिलेशन होता है, और एक और रिलेशन होता है। देखो, कोई भी प्रोसेस है वो दो तरीके से करवा सकते हैं, एक रिवर्सिबली, एक इरिवर्सिबली। तो फॉर लिखें रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, आप एक रिलेशन यूज कर सकते हो। जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस था, तो आपने गैसीय स्टेट चैप्टर पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। आइसोथर्मल के लिए हमने वहां पे एक बॉयल्स लॉ पढ़ा था। तो बॉयल्स लॉ में ये बोला गया था कि पीवी जो होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। बॉयल्स लॉ में ये पढ़ा था, सबको याद होगा मेरे ख्याल से, भाई इसमें तो कोई शक नहीं है। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन पढ़ी है, तो टी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट है, तो हमारे पास में पीवी का प्रोडक्ट जो होगा वो आइसोथर्मल में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ये एक कंडीशन है आइसोथर्मल के लिए फॉर आइडियल गैस। फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ये बात याद है ना सभी को। इसी तरह का एक हमारा रिलेशन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए होता है, और वो होता है पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब सर ये गामा क्या है, और पी और वी तो पता ही है, ये गामा बता दोगे तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो गामा होता है हमारे पास में, इसको बोलते हैं पॉइजन रेशियो, जहर, पॉइजन्स का रेशियो। और दो पॉइजन्स के जो रेशियो है हमारे पास में, वो है मेरे पास में Cp बाई Cv, यानी कि Cp बाई Cv का जो वैल्यू होता है उसी को हम पॉइजन रेशियो बोलते हैं। अब ये Cp क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ये Cv क्या है ये भी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये दोनों हीट कैपेसिटीज होती है। जैसा कि आज मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट गिवन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दो टाइप की हीट होती हैं। इसी तरह Cp और Cv दो टाइप की हीट कैपेसिटी होती है, और Cp बाई Cv का जो रेशियो होता है वो हमारे पास में गामा के बराबर होता है। और ये जो गामा की वैल्यू होती है, ये अगर आपके पास में आइडियल गैस है तो याद रखना, आइडियल गैस के लिए आप ये गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे बताइए सर? तो एटॉमिसिटी से। किससे निकालेंगे? एटॉमिसिटी से। भाई आइडियल गैस की एटॉमिसिटी आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में आ गया एटॉमिसिटी, क्या आ गया, 1। मोनो एटॉमिक गैस के लिए 1 बोलते हैं। कोई आइडियल गैस है जिसकी एटॉमिसिटी 1 है, उसके अंदर एक ही एटम है, तो वहाँ पे Cp बाई Cv का जो रेशियो होगा वो आपके पास में 5/3 लेना है। जे बात, ये तो याद रखने वाला पॉइंट हो गया, पर इसको मैं आगे चल के प्रूव करूँगा। अभी के लिए आपको ये बस याद रखना। एटॉमिसिटी डायटोमिक गैस के लिए, तो डायटोमिक गैस के लिए अभी के लिए आपको याद रखना है 7/5। और अगर मान लीजिए आपके पास में गैस आ जाती है ट्राइएटॉमिक और लीनियर L, तो हमारे पास में अगेन 7/5 हो जाएगा पॉइजन्स रेशियो। ये सारी पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू। और अगर ट्राइएटॉमिक गैस आ जाती है और नॉन लीनियर NL, नॉन लीनियर के लिए NL लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास में आ जाएगा Cp बाई Cv का रेशियो 4/3। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ। अभी आपको एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन लिखें, लो ही क्वेश्चन लिखते हैं। देखो, ए मोनोएटॉमिक ideal gas is compressed to 1/8 of its initial value adiabatically, ठीक है। The pressure of gas will change to, प्रेशर क्या हो जाएगा,
द प्रेशर ऑफ गैस विल चेंज टू, प्रेशर क्या हो जाने वाला है? तो आपके पास में ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 8 गुना हो जाएगा इनिशियल का भैया, ऑप्शन बी है 16 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल का, ऑप्शन सी है 32 टाइम हो जाएगा, वाह भाई वाह, और ऑप्शन डी है 24/5, 24/5। तो देखिए बच्चे तो सीधा ही सॉल्व करने लगे होंगे, तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, पर देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में कंडीशन क्या है, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इनिशियल प्रेशर अगर मैं पी मान लेता हूँ और इनिशियल वॉल्यूम अगर मैं वी मान लेता हूँ और इसकी पावर गामा, तो गामा कितना बताया मैंने आपको 5/3, तो पीवी की पावर 5/3 शुड बी कांस्टेंट। तो इसका मतलब P1 V1 की पावर 5/3 शुड बी इक्वल टू, फाइनल स्टेट आपके पास में P2 हो गया, तो P2 V2 की पावर क्या हो जाएगा 5/3। तो यहाँ से मेरे को ये समझ में आता है कि मैं यहाँ से P2 निकालना चाहता हूँ, प्रेशर ऑफ गैस विल चेंज टू, P2 निकालना चाहता हूँ P1 के रेस्पेक्ट में, तो P1 तो मल्टीप्लिकेशन में ले लेते हैं, V1/V2 की पावर लिख लेते हैं यहाँ पे 5/3। तो V1/V2 कितना हो जाएगा, तो V2 आपने लिया 1/8, तो 1/8 रखेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8, तो P1 इंटू 8 की पावर हो जाएगा 5/3। ये चीज़ समझ में आई बेटा, ये तो सिंपल मैथ है। V1/V2 8 आ जाएगा, क्योंकि V2 आपने 1/8 कर दिया है इनिशियल का, तो इन दोनों का रेशियो तो 8 टाइम आने वाला है। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास में रिलेशन आएगा बच्चों 8 की पावर 5/3, तो ये होता है बेटा 32 इंटू क्या होगा P1, तो इसका मतलब 32 टाइम्स हो गया इनिशियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर का 32 टाइम, यानी कि ऑप्शन सी विल बी और करेक्ट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो अगर बोले कि टेम्परेचर चेंज होता है क्या, क्या पी और वी ही चेंज होगा? नहीं, टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में नोट लगा लिखना, टेम्परेचर भी चेंज होता है, प्रेशर भी चेंज होता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, सारे तीनों वेरिएबल पी वी टी सारे चीजें चेंज होती है। तो ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस ऑल वेरिएबल्स आर चेंजिंग लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो सर टेम्परेचर में चेंज कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है बेटा, देखो समझो चीजों को, पीवी की पावर गामा इक्वल टू, मैंने बोला कांस्टेंट। अब बताओ ये किसके लिए बोला मैंने, किसके लिए बोला मैंने? क्या ये मैंने आइडियल गैस के लिए बोला था? बोला था ना, अरे बोला था ना बेटा, आइडियल गैस के लिए ही लगाना है। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, और पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन, और पी होता है एनआर टी बाई वी। अब देखोगे आप तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, T बाई वी है। तो मैं यहाँ पे P की जगह T बाई वी रख देता हूँ, तो P की जगह T बाई वी रख दिया मैंने, इनटू क्या है V की पावर गामा इक्वल टू, सारे कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट बोल दिया जाएगा, और फिर हमारे पास में एक रिलेशन आएगा जो कि आपको टेम्परेचर में चेंज बताने के काम में आएगा। तो टीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट भी होता है। और इस तरीके से हमारे पास में ये दो रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इनिशियल और फाइनल स्टेट का आपको प्रेशर और वॉल्यूम भी कनेक्टेड है, टेम्परेचर और वॉल्यूम भी कनेक्टेड है। तो बोलो आया कि नहीं आया समझ में? ये दोनों कंडीशन अपने यूज कर सकते हैं। ओके, तो आगे फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे।